Okay, welcome, my dear friends, to this online platform बाराबंकी जीनियस कोचिंग। और जैसा कि आप पता है कि इस पेंडेमिक के दौर में आपकी ऑफलाइन क्लासेस जो हैं वो नहीं हो पा रही हैं, इसीलिए आपके जीनियस कोचिंग की तरफ से ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपके लिए तैयार किया गया और इसका आप बेनिफिट भी ले रहे हैं। और राइट नाउ जैसा कि आप देख रहे थे कि जो क्लासेस का शेड्यूल था आपके इंग्लिश क्लासेस का वो चल रहा है, जो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश का है। लेकिन साथ साथ जो है, जो कम्युनिकेशन पार्ट है, दैट इज़ ऑफ यू मे से दैट इज पार्ट ऑफ स्पोकन इंग्लिश, उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आपके लिए तो जानना ज़रूरी हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि इंग्लिश इज़ नॉट अवर मदर टंग, बट सो फार एज इंडिया इज़ कंसर्न, यहाँ पर आप देखें जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो पत्राचार हो, यानी कि जिस पे आप कहते हैं कि लेटर या एप्लीकेशन होता है, वो भी आपको कहीं ना कहीं इंग्लिश की जानकारी होनी चाहिए। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हैं, जाहिर सी बात है वहाँ पर तो इंग्लिश का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है। लेकिन अगर आप देखें एसएससी के थ्रू भी अगर आप कोई भी सरकारी नौकरी में जाते हैं, तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं जो ऑफिस का स्टाफ होता है, यानी कि जो आपके जो सीनियर्स होते हैं, तो उससे कभी कभी बातचीत करने में, मीटिंग्स में, कॉन्फ्रेंस में इंग्लिश प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन पार्ट में भले ही हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा के रूप में है, लेकिन हम इसका सम्मान करते हैं, सीखना भी चाहिए। लेकिन चूंकि इंग्लिश हैज़ बिकम अ ग्लोबल लैंग्वेज, एंड इफ़ यू वांट टू कम्युनिकेट विद अदर्स यू मस्ट नो एटलीस्ट द बेसिक पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें आपको कुछ चीज़ें मालूम होना चाहिए कि सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होता है। डे टू डे लाइफ में जो वर्ड्स हम लोग बोलते हैं, उनको अगर इंग्लिश में बोलना पड़ जाए तो आप क्या उनकी अंग्रेजी जानते हैं या नहीं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। बिकॉज आप भी जानते हैं कि बहुत सारे एग्जामिनेशन ऐसे होते हैं जिसमें इंग्लिश का जो पेपर है, या कह लीजिए इंग्लिश इंग्लिश का जो रोल है, वो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि अगर आपने वही परीक्षा पास नहीं की तो आपकी जो मेन परीक्षा है उसके भी एवेल्युएशन यानी कि मार्क चेक नहीं हो पाते हैं। तो इन सच केस, इस तरीके की परिस्थितियों में कहीं ना कहीं आपको ये बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश का होना चाहिए, जैसे कि टेंस की जानकारी आपको होनी चाहिए, है ना। हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन की एबिलिटी आपको आनी चाहिए। कुछ एक वर्ड्स जो ऑफिशियली बहुत ही यूज़ किए जाते हैं या आप डे टू डे लाइफ में उनको इस्तेमाल करते हैं, तो कहीं ना कहीं हिंदी में तो बहुत आसानी से हम लोग बोल जाते हैं, लेकिन इंग्लिश में कहीं ना कहीं उसमें अटक होती है, जिसको आप हेजिटेशन कहते हैं। बेसिकली होता क्या है कि हम लोग चूँकि शुरुआत से जिस माहौल में पढ़े हैं, तो वहाँ पर अंग्रेज़ी का वातावरण ना मिल पाने की वजह से, जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ environment, we are unable to speak English fluently. This is the basic concept. और अगर आपको एक बार तरीका पता चल जाए, थोड़ा सा माहौल मिल जाए और बेसिक चीज़ें आपकी क्लियर हों, और आप अगर उसको रेगुलर वे में प्रैक्टिस करेंगे, तो नथिंग इज इम्पॉसिबल, एज यू नो दैट कि एवरीथिंग कैन बी लर्न थ्रू प्रैक्टिस एंड रेगुलर प्रैक्टिस यू मस्ट फॉलो दैट। अगर आप प्रैक्टिस करें, रेगुलर करें, जाहिर सी बात है किसी भी चीज़ पर आपको सफलता मिल सकती है। तो आज का जो सेशन मैं शुरू कर रहा हूँ या शुरू किया जाएगा, अब इसमें आपको बहुत ही छोटे छोटे टिप्स बताएंगे कि किस तरीके से आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाए अपने सेंटेंस को। जो डे टू डे लाइफ में हम लोग वर्ड्स यूज़ करते हैं, उन वर्ड्स को आप कैसे हिंदी से इंग्लिश में याद करें, क्योंकि डिक्शनरी तो बहुत सी मार्केट में अवेलेबल है। आप जानते हैं कि एक नहीं, कम से कम 1000 डिक्शनरी, अब तो गूगल भी है, आप कोई भी वर्ड टाइप करें आपको उसका इंग्लिश और हिंदी, हिंदी से इंग्लिश मिल जाता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब आप बोल रहे होते हैं या लिख रहे होते हैं या किसी से बातचीत कर रहे होते हैं, तो उस समय ऐसा तो है नहीं कि आप सामने डिक्शनरी रख के बोलेंगे अच्छा भैया रुक जाओ 2 मिनट डिक्शनरी देख लें फिर बात करते हैं, ऐसा नहीं होगा। इट मीन्स कहीं ना कहीं जो आपका सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर मतलब आपके दिमाग में एक बहुत बड़ा हार्डवेयर भी है, सॉफ्टवेयर भी उसी को कहते हैं, तो उसमें जो चीज़ आप लोड करेंगे वही एग्जीक्यूट होती हैं। जैसे कि कंप्यूटर पे भी स्क्रीन पे दिखता वही है जो उसके अंदर इनबिल्ट होता है, यानी कि लोड किया गया होता है। तो इसका मतलब जब आप बोलते हैं तो कहीं ना कहीं आपके सॉफ्टवेयर में जो चीज़ें लोड हैं वही एग्जीक्यूट होती हैं, वही कम्युनिकेट होती हैं जब आप बोलना शुरू करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको अपना सॉफ्टवेयर थोड़ा सा उसको क्या करते हैं में अपलोड करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। जिस कि आप अपडेशन और अपलोड करेंगे तो जाहिर सी बात है वो चीज़ें आपके लिए भी आसान हो जाएंगी, और जब उसको आप रिप्रेजेंट करेंगे लोगों के सामने तो वो चीज़ें भी आपको दिखाई देंगी। तो कोशिश करेंगे कि आज से जो सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, छोटे छोटे सेशन रखेंगे, 10-15-20 मिनट के वीडियोस होंगे। इस वीडियो के थ्रू जो आप कम्युनिकेशन पार्ट है इंग्लिश का, उसमें काफ़ी चीज़ें मदद मिलेंगी आपको। तो सबसे पहले आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद दिस कि हिंदी में कभी कभी हम लोग जो सेंटेंस बोलते हैं वो तो बड़े अच्छे बोल जाते हैं, लेकिन जब उसकी इंग्लिश बनानी होती है तो हम अटक जाते हैं या नहीं बोल पाते हैं। तो ये याद रखिएगा। इसके लिए जैसे मैंने इसका नाम दिया टिप्स का, ठीक है। तो इसमें जैसे मान लिया हिंदी में आपने कहा कि
चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। फाइन। जैसे अक्सर हम लोग बोलते बोलते अपनी भाषा में ये स्टेटमेंट या सेंटेंस बोल देते हैं या बोलना लगते हैं। इसका मतलब जैसे आपने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा साथ दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं कोचिंग आऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस साल परीक्षा पास करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। देखिए बोलने में हिंदी में बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि जरा इसको अंग्रेजी में बोल के बताइए तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत होती है। दिक्कत होती है जस्ट बिकॉज ऑफ लैंग्वेज प्रॉब्लम, ट्रांसलेशन की एबिलिटी नहीं है, दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग द। सो you know very well कि if you get the English version of this you can speak English without hesitation। मतलब कि अगर आपको इसका इंग्लिश का फॉर्मेट पता चल जाए कि इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो एक बार अगर आप भले ही उसे रट ही क्यों ना लें, क्योंकि आप भी जानते हैं कि इंग्लिश इज नॉट अवर मदर टंग, है ना, इट्स अ फॉरेन लैंग्वेज, उधार की भाषा है, कहीं ना कहीं इसको आपको सीखना पड़ेगा। और आप देखिए हम लोग एक टर्म यूज करते हैं, एक होता है लर्निंग और होता है एक्विजिशन। लर्निंग जो ऐसी प्रोसेस है जिसके लिए हमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, हम स्वतः सीख जाते हैं। लेकिन एक वर्ड आता है पेडागोजी में एक्विजिशन का। एक्विजिशन का मतलब होता है कि प्रयास के माध्यम से सीखना, यानी कि कोई सिस्टम होगा, कोई थ्योरी होगी जिसको आप पढ़ते हैं, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं कोई टीचर भी होता है जो आपकी मदद करता है सिखाने में, तो वो जो चीज़ है वो एक्विजिशन का पार्ट है। तो एक्वायर करना यानी कि उपार्जित करना, उपार्जित होगा हमेशा प्रयास के द्वारा ही। तो याद रखिएगा, एक बार अगर आपको इसका इंग्लिश का वर्जन पता चल जाए, आप इससे रिलेटेड जो भी वर्ड है वो बन जाएंगे। ठीक, चलिए इंग्लिश बताने क्या होगी इसकी। चाहे कुछ भी हो जाए, जैसे अक्सर लोग बोलते हैं क्या आंधी आए या तूफान मैं कोचिंग पहुंच जाऊंगा, नहीं समझे। अब आंधी आए या तूफान, अब आंधी ना अंग्रेजी में आप लिखेंगे ना तूफान लिखेंगे, लेकिन हिंदी में चाहे कुछ भी हो जाए, इसको मैं आपको बता दूं क्या होगा। इसके लिए आप इंग्लिश में कहिएगा कम वॉट में, कम वॉट में, सही है। अब देखिए कम मतलब आना, वॉट मतलब क्या, और में मतलब हो सकता है। तो अंग्रेजी में अगर आप इसका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करेंगे तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा, लेकिन जब हम इसको एक साथ बोलते हैं कम वॉट में, तो ये हिंदी बन जाती है इसकी, मतलब ये इसका इंग्लिश वर्जन है चाहे कुछ भी हो जाए। अब याद रखिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए के बाद जो भी आप काम करेंगे या कहेंगे वो हमेशा फ्यूचर टेंस को ही बिलोंग करेगा। तो एक टिप्स आपके लिए है कि इसके बाद यहां पर रखिएगा एक सब्जेक्ट, और फ्यूचर टेंस की बात होती है तो विल या शैल आता है, आपको पता है। और विल शैल के साथ हमेशा जो मेन वर्ब होती है उसकी फर्स्ट फॉर्म आती है, और वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो एक देखिए स्ट्रक्चर आपके सामने तैयार हो गया क्या। आप बोलिएगा कम वॉट में आई, जैसे अपने लिए कहेंगे तो आई, लड़का है तो ही आ जाएगा, फिर विल या शैल, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। देखिए ये अगर फॉर्मेट आपको याद है तो इस तरह के सेंटेंस इंग्लिश में आप आसानी से बोल पाएंगे। ठीक है, तो एक बार चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले लिए। कम वॉट में, फिर सब्जेक्ट, फिर आई है तो विल या शैल, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक, चलिए जैसे अभी आपने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं कोचिंग आऊंगा, तो अंग्रेजी में क्या बोलेंगे आप, कम वॉट में आई शैल कम टू द कोचिंग। ठीक, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारी मदद करूंगा, कम वॉट में आई शैल हेल्प यू। आई शैल मदद करने क्या होती है, हेल्प यू। चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपना लक्ष्य पूरा करूंगा, कम वॉट में आई शैल अकॉम्प्लिश, आई शैल अकॉम्प्लिश माई टारगेट या गोल, जो भी आप लिखना चाहें। फाइन। तो देखिए दिक्कत कहां थी, दिक्कत थी यहां कि ये कम वॉट में नहीं आ रहा था आपको, अब कम वॉट में देखिए आ गया आपको। तो कम वॉट में के बाद लिखिएगा आई यानी कि सब्जेक्ट, अगर अपने लिए बोल रहे हैं, और कोई दूसरे के लिए बोलेगा तो वहां पर ही, या फिर अगर ज्यादा लोग हैं तो दे आ जाएगा, आपको पता है। तो कम वॉट में के बाद एक सब्जेक्ट, फिर विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इस तरीके से आप कम वॉट में का यूज करके ये सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक, चलिए एक और देखिए। देखिए हिंदी में कहते हैं वादा रहा, नहीं बोलते हैं। और एक है हिंदी बहुत पॉपुलर है, कसम ले लो, लोग अक्सर बोलते हैं ना कसम ले लो।
तो वादा रहा या कसम ले लो, अब ये जो वर्ड्स हैं बड़े अट्रैक्टिव लगते हैं व्हेन यू स्पीक इन हिंदी। और आप भी जानते हैं कि अपनी तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए आपको ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना होगा जो अर्थपूर्ण, भावपूर्ण और कहीं ना कहीं अलंकारपूर्ण भी हो, है ना। यानी कि उसमें वर्ड्स का कॉम्बिनेशन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट मीन्स यू हैव टू ब्यूटिफाई योर सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ ब्यूटीफुल वर्ड्स। मतलब आपको अपनी भाषा को अलंकृत करना है खूबसूरत शब्दों के चयन के द्वारा, और वो तभी हो पाएगा जब आप उसका नेचुरल फ्लो देखेंगे। यानी कि जैसे हिंदी में आप बिना कुछ सोचे समझे बहुत ही अच्छे शब्दों को चयन करके बोल पाते हैं हिंदी, जस्ट बिकॉज ऑफ इट इज आवर मदर टंग एंड वी आर यूज्ड टू स्पीक हिंदी। इंग्लिश में आपको इसके लिए क्या करना होगा, कहीं ना कहीं थोड़ा प्रयास करेंगे और आप सीख जाएंगे। तो जैसे वादा रहा, इसको इंग्लिश में कहते हैं बाय ऑल मीन्स। बोलिए, बाय ऑल मीन्स। और कसम ले लो, अब देखिए कसम ले लो ये अक्सर आप बोलते हैं या बोला जाता है सेंटेंस। अब कसम ले लो का मतलब क्या हुआ, यानी कि जो भी काम आप करेंगे उस करने के लिए कह रहे हैं, वो किन्हीं भी हालात में, किन्हीं भी परिस्थितियों में आप उसको पूरा करने के लिए कह रहे हैं। दैट्स व्हाई यू आर टेकिंग ओथ। अब जब कसम ले लो वर्ड हिंदी में तो आ गया, लेकिन अंग्रेजी बोलते समय इसमें ना तो प्लेज आएगा, ना प्रॉमिस आएगा, ना ओथ आएगा, जो वर्ड्स आपने पॉपुलरली सुने हैं इसके इंग्लिश में। क्योंकि एक बात यहां पर एक चीज और सीख लीजिए आप कि जब आप हिंदी से अंग्रेजी बनाते हैं, यानी कि जब आप स्पोकन इंग्लिश सीखते हैं, तो यहां पर वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं करना होगा आपको। क्योंकि आप अगर वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करेंगे तो वो चीजें बहुत ही क्या हो गया, मुश्किलात पैदा करेंगी आपके लिए। यहां पर क्या होता है, स्पोकन इंग्लिश में आपको अपना कम्युनिकेशन करना होता है, यानी कि यू हैव टू कन्वे योर मैसेज बिफोर अदर्स। ठीक, चलिए। तो कसम ले लो को इंग्लिश में पता क्या कहते हैं, इसे कहते हैं विदाउट फेल। नहीं समझे? अब देखिए विदाउट फेल, यही तो बता रहे हैं कि ये कसम ले लो का हिंदी है विदाउट फेल। अब इससे देखिए आपका मीनिंग क्लियर हो रहा है। विदाउट फेल का मतलब बिना असफल हुए। तो कसम ले लो में यही आता है कि जो हम काम कह रहे हैं वो पूरा करेंगे बिना किसी असफलता के। तो इंग्लिश में इसे विदाउट फेल कहते हैं। इट्स अ वेरी गुड। अब वादा रहा हो चाहे कसम ले लो हो, ये दोनों वर्ड्स जब आप यूज करते हैं फ्रेज में, तब इसके साथ जो सेंटेंस होगा वो भी कैसा होगा, फ्यूचर को बिलोंग करेगा। ठीक है भाई, तो याद रखिएगा। इसके आगे का मैं आपका पूरा स्ट्रक्चर लिखे दे रहा हूं ताकि जब आप ट्रांसलेट करें तो उसमें कोई दिक्कत ना हो। जैसे पहले अभी किया था हमने कम वॉट में, है ना, चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरा वादा रहा जिसे आप कहते हैं बाय ऑल मीन्स, बाय ऑल मीन्स। ठीक है भाई। और अभी तीसरा बताया कसम ले लो, इसे इंग्लिश में कहेंगे क्या, विदाउट फेल। ठीक। अब इन तीनों के साथ यहां पर एक सब्जेक्ट रखिएगा, और सब्जेक्ट के साथ या तो विल आएगा या शैल आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए मैं आपको स्पोकन इंग्लिश भी सिखा रहा हूं, लेकिन वो आपको ग्रामर का जो बेसिक रूल है उसी के साथ, कि सबसे पहले आपने फ्रेज यूज किया, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, विल शैल जैसा आप जानते हैं कि इसे हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आती है, मेन वर्ब, और वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। तो ये सिस्टमेटिक वे है सीखने का, फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश का पार्ट है, लेकिन आप सीखेंगे इसको ग्रामेटिकली, कि ग्रामर का जो फॉर्मेट है, जो स्ट्रक्चर है, जो सीक्वेंस है, उसी में आपको ये बता रहे हैं। तो सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी विल या शैल, और विल शैल हेल्पिंग वर्ब है तो उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा आएगी, और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। ये आपको याद रखना। ठीक है भाई। तो अब आप देखिए इससे रिलेटेड कोई भी सेंटेंस होगा आप बना लेंगे, नहीं बना पाएंगे। जैसे कसम ले लो मैं तुमसे मिलने आऊंगा, अक्सर लोग बोलते हैं विदाउट फेल आई शैल, मिलने आने के लिए अब यहां कम टू मीट नहीं होगा, विदाउट फेल, विदाउट फेल आई शैल विजिट यू, आई शैल विजिट यू। अब अक्सर क्या होता है, लोग विजिट का मतलब कहीं घूमने जाने से लगाते हैं, वो एक मीनिंग होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन विजिट का मतलब यह भी होता है जब कोई आपसे मिलने आता है या आप किसी से मिलने जाते हैं, दोनों ही हालात में आप विजिटर होते हैं और आप विजिट करते हैं। क्लियर है? तो कम टू मीट या गो टू मीट ना बोलिएगा आज के बाद। जैसे आपने कहा मिलने आना, तो कम टू मीट या मिलने जाना, गो टू मीट नहीं होगा। इसके लिए एक वर्ड है आपके पास, क्या, विजिट। तो विजिट याद रखिएगा, ये वर्ड है कम टू मीट या गो टू मीट की इंग्लिश, करेक्ट इंग्लिश यही है। बाकी स्पोकन इंग्लिश में लोग अपने तरीके से बोलते हैं, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको सिखा रहा हूं, तो इसलिए यहाँ पर विजिट जो है वो वर्ड सही है। ठीक है, तो ये तो हो गया कि किस तरीके से
आप अपने सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। एक तो ये हो गया। दूसरा, हाँ बस 5 मिनट, हाँ ठीक है। तो एक तो ये टिप्स हो गई कि स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे सेंटेंस का। दूसरा, कहीं ना कहीं सेंटेंस में वर्ड्स जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि एवरी डे यू हैव टू लर्न 5 न्यू वर्ड्स जो आपके डे टू डे लाइफ में बहुत इस्तेमाल में आते हैं, उन्हें आपको सीखना होगा। जैसे साफ दिल, इसे कहते हैं इंग्लिश में कैंडिड। अब साफ दिल का मतलब क्या हुआ? वो व्यक्ति जिसके मन में कोई छल कपट ना हो, उसे कहते हैं आप कैंडिड। तो याद कर लिए, साफ दिल को कहते हैं कैंडिड। सही है। और देखिए, मेहनती। अब मेहनती के लिए सबको पता है क्या, लोग कहते हैं हार्ड वर्किंग या हार्ड वर्कर, लेबोरियस। लेकिन क्या होता है कि जब आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं अपने सेंटेंस से, तो आपकी जो लैंग्वेज है, जो आपके जो सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स है, वो भी बहुत अच्छे होना चाहिए। अब इसका एक वर्ड है एसिडुअस, बोलिए। मेहनती मतलब एसिडुअस। या इसका आपने पढ़ा होगा इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस यानी कि परिश्रमी या उद्यमी के लिए वर्ड यूज करते हैं। एसिडुअस हो गया, या फिर इंडस्ट्रियस वर्ड है जो मेहनती के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और देखिए, जैसे एक मेहनती होता है, ऐसे ही उसका उल्टा होता है कामचोर, यानी कि काम से जी चुराने वाला, यानी कि जो मेहनत करने से जी चुराए या काम में करना मन लगे जिसका। तो कामचोर के लिए क्या लगाएंगे? कामचोर को इंग्लिश में कहते हैं भैया शर्कर। सही है, शर्कर कहते हैं। कहीं कहीं शर्क लिखा हुआ है। शर्क जो है वो वर्ब होती है, जब आप उसमें ईआर लगाते हैं तो वो नाउन बनता है। तो कामचोर का मतलब काम से जी चुराने वाला, और इसे कहते हैं आप शर्कर। और देखिए, लापरवाह। नहीं समझे? आपने देखा होगा बहुत से लोग जो है वो अपने काम को गंभीरता से नहीं लेते, लापरवाही से करते हैं। तो कहते हैं ना कि तुम बहुत लापरवाह इंसान हो, यानी कि बेपरवाह या लापरवाह, जिसको आपने एक वर्ड बहुत बोलते हैं हम लोग, केयरलेस, कि तुम बहुत केयरलेस हो। ठीक है, केयरलेस तो एक कॉमन वर्ड है। अब इसके लिए दूसरा वर्ड देखिएगा, हीडलेस। हीडलेस, लापरवाह को हीडलेस भी कहते हैं, है ना। और ये आपके कॉम्पिटिटिव इंग्लिश का भी पार्ट है। ऐसा नहीं कि स्पोकन में याद करेंगे तो कॉम्पिटिटिव में काम नहीं आएगा, है ना। साफ दिल, मेहनती, कामचोर, लापरवाह। ठीक, और देखिए, दिन में सपने देखने वाला। दिन में सपने देखने वाला कहने का मतलब है कि वो व्यक्ति जो ऐसी चीजों को इमेजिन करता है, और सिर्फ इमेजिन ही करता है, उस पर वो वर्कआउट नहीं करता है। सिंपल, यानी कि आप योजनाएं बहुत बनाते हैं, ये करेंगे, इसके बाद ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, बट अल्टीमेटली आप वहीं खड़े जहां खड़े थे। तो ऐसे लोग जिनको हम लोग कहते हैं कि दिन में सपने देखने वाला, उसे इंग्लिश में कहते हैं डे ड्रीमर। एक कॉमन वर्ड है, आप सबने सुना होगा, डे ड्रीमर कहा जाता है। लेकिन अगर कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में देखें तो इसके लिए एक वर्ड बना है लोटस ईटर। फाइन, तो ये वर्ड्स ऐसे हैं। अच्छा देखिए, जब आप किसी के सामने कहेंगे यार यू आर अ लोटस ईटर, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा और उसके दिमाग में आएगा यार लोटस ईटर क्या वर्ड है, क्योंकि लोटस क्या है, कमल का फूल है। तो कमल को, फूल को खा जाने वाला, अब ये क्या मीनिंग है। अब कहीं ना कहीं जब आप ये वर्ड्स बोलते हैं तो यू गेट द इंटेंशन या यू गेट द अटेंशन फ्रॉम द अदर पीपल ऑल्सो। फाइन, तो दैट्स व्हाई आई टेल यू कि इफ यू वांट टू इंप्रूव योर इंग्लिश, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश, यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट टिप्स के द्वारा। दूसरा जो पार्ट है आपका कि वो जो सेंटेंस आप बनाएंगे वो खूबसूरत लगे, इसके लिए आपको उसमें इंग्लिश के कुछ वर्ड्स ऐसे यूज करने होंगे जो कहीं ना कहीं यूजफुल हों और अट्रैक्टिव भी हों। ठीक है भाई, तो याद रखिएगा, इस तरीके से मैं कोशिश करूंगा एवरी डे आपको एक टिप्स और कुछ वर्ड्स ऐसे और
नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट जो उसमें सेशन होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि डे टू डे लाइफ में हम लोग जो सेंटेंसेस बोलते हैं हिंदी में उसको किस तरीके से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाएगा। और आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और फिर कहते हैं कि अगर ये वीडियो आपको लगता है कि इट्स यूजफुल तो इसको सभी लोगों में शेयर करिएगा, ना केवल कॉम्पिटिटिव वाले में बल्कि दोज हु वांट टू स्पीक एंड इम्प्रूव देयर इंग्लिश। इट्स अ वेरी यूजफुल वीडियो फॉर देम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, स्टे ट्यून विद अस, थैंक यू।